इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, किस तरह से हम केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन में और फार्मूला और एलिमेंट्स के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, दैट इज़ केमिकल इक्वेशन में हम लिख सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हमारा जो गिवन केमिकल इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो वो बैलेंस्ड होता है और अगर नहीं करता है तो वो अनबैलेंस्ड होता है। देखिए, हर इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना मैंडेटरी है, यानी अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा। तो इस वाले पार्ट में हम ये सीखेंगे कि हम एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको दो मेथड्स के नाम बताए थे, एक था हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा हमारा कोएफिशिएंट मेथड। तो इस वाले लेक्चर में आज हम ये देखेंगे कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है एंड कोएफिशिएंट मेथड क्या होता है। हीट एंड ट्रायल मेथड में और कोएफिशिएंट मेथड में अगर मैं कंपेयर करूं तो अकॉर्डिंग टू मी द कोएफिशिएंट मेथड इज़ गुड। क्यों गुड मैं बताऊंगा उसे भी। तो चलिए, एक इक्वेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, जो इक्वेशंस बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने कुछ स्टेप्स बताए थे हीट एंड ट्रायल रूल्स के हिसाब से, तो उन रूल्स को हम फॉलो करते हुए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे चेक करना है ना कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, तो मैं सबसे पहले इसके जो रिस्पेक्टेड एलिमेंट्स हैं उनका रिएक्टेंट में एक टेबल बनाऊंगा और उनका प्रोडक्ट में एक टेबल बनाऊंगा और फिर काउंट करूंगा। सपोज़ मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ एक टेबल बनाया, ठीक है, ये टेबल है। अब मैं जस्ट काउंट करता हूँ, पहले मैं रिएक्टेंट पार्ट में काउंट करता हूँ। तो यहाँ हमारे पास Fe है, यहाँ पर सिंगल एटम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि सर ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम रखता है। व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन, कम, यहाँ पर दो एटम्स है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। सिमिलरली ऑक्सीजन के सिंगल एटम है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। नाउ कम टू प्रोडक्ट साइड। चलिए Fe कितने हैं, देखिए 3 है, O कितना है, इट्स अ 4, H कितना है 2। तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ, Fe है 3, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन कितना है, इट्स अ 4। नाउ चेक and tell me whether it is balanced or unbalanced. Yes, it's a unbalanced. Now I have to balance it. Okay, now how to balance it? तो मैं पहले चेक करता हूँ यार कौन कौन से एलिमेंट बैलेंस्ड है और कौन कौन से नहीं है। तो यहाँ पर इत्तेफाक से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं ना वो बैलेंस्ड है। तो जो बैलेंस्ड है उनको बाद में करेंगे, पहले जो अनबैलेंस्ड है उनको करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ आयरन अनबैलेंस्ड है और ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, मैं ऑक्सीजन से स्टार्ट करता हूँ। ऑक्सीजन के पास प्रोडक्ट साइड में 4 है और रिएक्टेंट साइड में 1 है। मैं अगर इसे बैलेंस करना चाहूँ तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। यानी मैंने ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट साइड में है उसको बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ है, यहाँ है, यानी मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट डाउन 4। बट हमारा ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया, बट हमारा हाइड्रोजन जो पहले क्या था, बैलेंस्ड था, देखिए उसकी बैलेंसिंग क्या हो गई, गड़बड़ा गई ना, क्योंकि मैंने जब यहाँ 4 से इंटू किया है, मतलब मुझे अब क्या करना होगा, हाइड्रोजन को भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई कैन से अब हमारे पास यहाँ पर 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, जबकि हमारे पास 2 थे। तो अब मुझे क्या करना है, चलिए हाइड्रोजन को बैलेंसिंग करते हैं। So in second part I can balance हाइड्रोजन। ना हाइड्रोजन यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं इसे 4 से इंटू कर दूँ तो देखिए ये हमारे पास 8 आ जा रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमने बाई पुटिंग 4 एज अ कोएफिशिएंट इनटू हाइड्रोजन आई कैन बैलेंस द हाइड्रोजन एटम्स। सो लास्ट क्या बच गया, आयरन। ठीक है, आयरन यहाँ इंडिविजुअल है, मैं यहाँ पर इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 3 हो जाता है और ये इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अपने इस इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया, ठीक है, काफ़ी इजी था। चलिए इस टाइप के एक और क्वेश्चंस को हम लेते हैं और देखते हैं वहाँ बैलेंसिंग कैसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे मुझे बैलेंस करना है, ठीक है।
तो आप ध्यान दो, यहाँ पर सोडियम है, वाटर है, तो मैंने क्या किया है, रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स को और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को दिखा दिया है। जस्ट अब मुझे काउंट करना है। चलिए सबसे पहले रिएक्टेंट को काउंट करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के एक एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। यानी मैं कुछ इस तरह से बोल दूँ कि सोडियम के 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। नाउ कम टू द प्रोडक्ट साइड। सोडियम के 1, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के 1, हाइड्रोजन के 1, और यहाँ हाइड्रोजन 2 मरतबा है। अगर 2 मरतबा है तो मैं इंडिविजुअली लिखूंगा। किस तरह से मैं बताता हूँ। सबसे पहले सोडियम के ऊपर आते हैं। देखिए सोडियम के 1 है तो मैंने 1 कर दिया। ओके, ऑक्सीजन के 1 है तो मैंने 1 कर दिया। अब यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है वो 2 जगह है, तो पहले वाले पार्ट में मैंने पहले का लिखा जो कि 1 है, उसके बाद प्लस देकर मैंने दूसरे का लिख दिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आया। नाउ अब हम चेक करते हैं कौन कौन सा हमारा बैलेंस्ड है और कौन कौन सा बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम एटम बैलेंस है, ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 1 + 2 है, तो गड़बड़ है। और यहाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, यानी कि हमारा सोडियम बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, बचा क्या, हाइड्रोजन। तो चलिए हाइड्रोजन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 और यहाँ 2 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी मैंने यहाँ क्या दिया, 2 दिया। और अगर मैं यहाँ पर 2 दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अल्टीमेट मैं ये देख रहा हूँ, अभी एज ऑफ नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि यार मुझे अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 देना होगा और यहाँ 2 देना होगा। ये मैंने हाइड्रोजन को सिर्फ बैलेंस करने के लिए किया। चलिए हाइड्रोजन हमारा बैलेंस्ड हो गया। बट यहाँ ध्यान दो, जब मैंने यहाँ 2 लिखा तो यहाँ सोडियम भी बिगड़ गया, ऑक्सीजन भी बिगड़ गया। तो जो बिगड़ा उसे लिखना पड़ेगा ना। सोडियम कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। आई होप दिखता होगा आपको। ठीक है, चलिए बट ये हमारा पहले बैलेंस था, अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे बैलेंस्ड करना पड़ेगा। चलिए तो हम बैलेंस्ड करते हैं। तो सोडियम पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सिंपल इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हमने यहाँ 2 डाल दिया। ठीक, ओके, अब बचा हमारा ऑक्सीजन। अच्छा ऑक्सीजन जब हमने यहाँ 2 लिखा था ना, एक चीज़ देखिएगा, जब हमने यहाँ 2 लिखा था तो यहाँ इसका ये मतलब है कि हमने यहाँ इसे भी 2 से मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब हम यहाँ लिख रहे थे तो ये हमारा 2 था, जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे थे ना तो हमारा ऑक्सीजन भी क्या हो गया था, 2 हो गया था। यानी इस तरह से मैं देखूँ तो हमारा सारा का सारा डाटा क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से यहाँ पे हम इसको इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चंस। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपको दिखता होगा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलिए ओके, इट्स फाइन। नाउ कम टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक वेदर इट इज़ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो कैसे करते हैं मैंने बताया था, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। चलिए कार्बन को चेक करते हैं। आपको चेक करना तो समझ में आ ही गया होगा। तो कार्बन जो है वो मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, हाइड्रोजन 6 दिख रहा है और ऑक्सीजन 2 दिख रहा है। नाउ कम टू द प्रोडक्ट साइड। कार्बन मुझे 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी है। तो पहले वाले में 2 एटम्स हैं और दूसरे वाले में 1 एटम्स हैं। चलिए तो अब मुझे इसे बैलेंस्ड करना है। ठीक है, तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, ठीक है, मैं सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। चलिए तो यहाँ हाइड्रोजन 6 है ना और यहाँ 2 है, तो मैं इसे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मैंने कोफिशिएंट दिया, तो हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बट हमारा कार्बन सॉरी हमारा ऑक्सीजन बिगड़ गया। देखिए ये वाला ऑक्सीजन मतलब ये वाला ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया। तो नॉर्मली हमारा अगर आप काउंट करोगे तो पहले टोटल जो ऑक्सीजन के एटम थे ना वो क्या थे, 2 + 1 दैट इज़ 3 थे। बट जैसे ही मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस्ड किया तो अब हमारा जो टोटल ऑक्सीजन एटम है ना वो 2 + 3 5 हो गया, मतलब ये बिगड़ गया। चलिए ठीक है, यानी कि हमारा अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। ठीक है, चलिए पहले कार्बन को बैलेंस्ड करते हैं। कार्बन को बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 2, तो ये क्या हो गया 2, यानी यहाँ पर हमने दे दिया 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी है, यानी अब ऑक्सीजन फर्दर क्या होगा, चेंज करेगा। कौन सा पार्ट है ऑक्सीजन का, ये 2 एटम वाला, मतलब ये वाला। तो मैं इसे भी क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्टीमेट ये 4 और 3 7, यानी हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, यानी अल्टीमेट हमारे पास कार्बन बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, बट हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या होता है, मुझे ट्राई करना होगा, एक एक वैल्यू लेना होगा और ट्राई करना पड़ेगा। मैं अभी ऑक्सीजन को जब बैलेंस करूँगा ना, तो मैं ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दे रहा हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पर 7 से इंटू कर दिया, यहाँ 2 से इंटू कर दिया सपोज, तो हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर ये हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अल्टीमेट क्या होगा, ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। एक चीज़ को मैं बैलेंस कर रहा हूँ, दूसरा चीज़ बिगड़ जा रहा, अनबैलेंस्ड हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलेगा। अब आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपने फिर इसको बैलेंस्ड किया, पता चला ये अनबैलेंस्ड हो गया या ये अनबैलेंस्ड हो गया, फिर आपने इसको बैलेंस किया, पता चला फिर से ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कोफिशिएंट मेथड को भी सीख लो। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, हीट एंड ट्रायल से डायरेक्ट बना लेना, लेकिन अगर तुम फंस जाते हो इस तरह का सिचुएशन में, तब आप क्या करना, चुप से कोफिशिएंट मेथड यूज़ कर लेना। ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट मेथड से सिखाता हूँ। ठीक है, नहीं तो ये अल्टीमेट चलता रहेगा, एक को बैलेंस करेंगे दूसरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा, दूसरा बैलेंस्ड होगा तो फिर तीसरा अनबैलेंस्ड हो जाएगा। इसी ट्रैप में मैं फंस जाऊंगा और एग्ज़ाम में टाइम गया। तो इसलिए कोफिशिएंट मेथड का जानना बहुत ज़रूरी है। सो मैं इसी क्वेश्चन को कोफिशिएंट मेथड से आपको बताता हूँ कैसे होता है। चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पहले बता दूं क्या करना है। आप अपनी मर्जी से कुछ कोफिशिएंट मान लो, आप अपनी मर्जी से कोफिशिएंट मान लो, आप लगा दो। अब जब आपने कोफिशिएंट लगा दिया तो इसका ये मतलब है कि आपने इस इक्वेशन को बैलेंस्ड कर दिया। सपोज़ मैं यहाँ पर ए लगा देता हूँ, यहाँ पर बी लगा देता हूँ, यहाँ पर सी लगा देता हूँ और यहाँ पर डी लगा देता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर कोफिशिएंट पुट कर दिया, पुट करते ही ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब करना क्या है, करना ये है कि मुझे ए बी सी डी का वैल्यू बस निकालना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ कार्बन, तो ये जो कार्बन है इसका जितना भी एटम रिएक्टेंट साइड में होगा और उस कार्बन का जितना भी एटम्स प्रोडक्ट साइड में होगा वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि बैलेंस में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड, किसी भी एलिमेंट का वो क्या होता है, इक्वल होता है। बस इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, यूज़ करना है, इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। चलिए कैसे, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। चलिए अब यहाँ हम काउंट करते हैं कि हमारा रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने एटम हैं, और मुझे पता है कि ये बैलेंस्ड हो गए हैं तो ये मस्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबके सब इक्वल होंगे।
चलिए समझाते हैं। जैसे कार्बन के एटम्स को काउंट करते हैं, देखिए यहाँ नॉर्मली 2 एटम था, बट जब मैंने ए से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो अब ये क्या हो गया, 2 इंटू ए एटम हो गया कार्बन का रिएक्टेंट साइड में। ये कैसा पार्ट है, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट है और ये प्रोडक्ट वाला पार्ट है, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। चलिए आइए कार्बन के प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितने, नॉर्मली कार्बन के 1 एटम थे, जब मैंने सी से मल्टीप्लाई किया सो इट्स बिकम सी। ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन फॉर कार्बन। फॉर हाइड्रोजन के लिए देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या है, 6 एटम है, पर यहाँ ए से मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू ए। उसी तरह हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, 2 है, बट यहाँ डी से मल्टीप्लाई है, सो इट वुड बी 2d। चलिए एक काम करते हैं, अच्छा ये मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये क्या हो जाएगा 2d है ना। एक बार दोबारा कर लेते हैं। हम हाइड्रोजन को चेक कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड 6 इंटू ए 6 ए, प्रोडक्ट साइड 2 इंटू डी 2d। चलिए अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ध्यान से, ऑक्सीजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है। सो रिएक्टेंट साइड में है 2 इंटू बी, आई कैन से इट्स अ 2 इंटू बी। प्रोडक्ट साइड में आपने देखा कि यार यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इसको मेंटेन करते हुए यहाँ हो जाएगा सी और यहाँ हो जाएगा डी, मतलब 2C प्लस 1D। चलिए 2C प्लस डी हो जा रहा है हमारा प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ अज्यूम करना है। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, एक चीज़ अज्यूम करना है, लेट कोई भी एक एलिमेंट को 1 मान लो हमने ए को 1 मान लिया। अब हमेशा ए ही को मान लेना 1। जनरली जो भी हमने कोफिशिएंट लिया है ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम अगर रिपीट करता है ना, उस चीज़ को मान लो। जैसे ए देखो कितने टाइम रिपीट किया, यहाँ 1 2 2 बार, ठीक है। आपका सी देखिए 1 2, यानी आप सी को भी मान सकते हो, डी भी देखिए 2 बार। तो जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीट करता है ना, आप उसको 1 मान लो। यहाँ ए सी डी रिपीट कर रहा है मैक्सिमम टाइम, तो आप किसी को भी ए मान के 1 मान के कर सकते हो। जनरली मैं ए को ही 1 मान के करता हूँ, तो मैंने ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है। चलिए अब मुझे क्या करना है, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ पुट करना है और दूसरे कोफिशिएंट का वैल्यू निकालना है। तो जैसे मान लो मैंने इस वाले में पुट किया, तो मुझे क्या मिल रहा है 2 इंटू 1 इट्स अ सी, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 2d, यानी d की वैल्यू क्या आ गई 6/2 यानी कि 3, ठीक है। c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 3। चलिए अब यहाँ पुट करते हैं, तो 2b रहने देते हैं, c आया है 2 तो यहाँ पुट कर देते हैं, d आया है 3, ठीक है। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, या 2 2 4 और 4 3 7 7, 2b इज इक्वल टू 7, तो यार यहाँ से b क्या आ गया 7/2, यानी हमारा a मिल गया, हमें b मिल गया और हमें c मिल गया और हमें d भी मिल गया है। चारों वैल्यू पता चल गया है। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि सर b जो है ना हमारा कोफिशिएंट है, कोई इशू नहीं है। हालांकि जब हम यहाँ b की वैल्यू रखेंगे ना, तो यहाँ फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक्चुअली फ्रैक्शन बोलना था, ये फ्रैक्शन में है। तो यार ये फ्रैक्शन जो है ना, ये नहीं होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, बट यहाँ आ गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करेंगे अभी हम दिखाते हैं आपको। अभी मैं सबसे पहले यहाँ इक्वेशन को लिख लेता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू जो है हमने निकाला है उसे पुट कर देंगे यहाँ पर। सपोज ए की वैल्यू 1 आई है, हमने माना था, तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिख रहा हूँ। बी की वैल्यू आई है 7/2, सी की वैल्यू आई है 2 और डी की वैल्यू आई है 3। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ फ्रैक्शन आ गया है। फ्रैक्शन हटाने के लिए मुझे क्या हटाना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। देखिए ये एक इक्वेशन है, ये भी बैलेंस्ड है,
यानी ये इक्वेशन की तरह है ना। तो अगर इक्वेशन में मैं जो काम लेफ्ट हैंड साइड में करूँ वही काम राइट हैंड साइड में कर दूँ तो हमारा बैलेंस क्या होगा, मेंटेन रहेगा। तो मुझे 2 यहाँ से रिमूव करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और अगर यही काम मैं यहाँ भी कर दूँ तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, बैलेंस्ड ही रहेगा। चलिए जब मैंने ऐसा किया, चलिए दिखता होगा, जब मैंने ऐसा किया तो C के जगह B के जगह क्या आ गया, आप बताओ ध्यान से। ये जब बैलेंस हुआ तो यहाँ 2 आ गया, तो आई कैन से इट्स 2। और यहाँ पे क्या था, 7/2 था ना, और जब मैंने ये 2 को डाला तो ये क्या हो गया, एक तरह से 2 से इंटू, तो ये क्या हो गया, रिमूव होकर सिर्फ और सिर्फ 7 बचा, है ना। तो मैं इस चीज़ को यहाँ सिर्फ बोल दूँ कि यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा। अच्छा ऑलरेडी यहाँ 2 है और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इट्स 4, और यहाँ 3 है और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसे मैं, तो देखिए यहाँ पर आराम से मैंने क्या किया, फ्रैक्शन के टर्म्स में ले आया और फ्रैक्शन को रिमूव कर दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, हमारा टाइम कंज्यूम हो गया। बट अगर मैं उस मेथड से बनाता और यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में अटक जाता तो मैं हीट एंड ट्रायल करता रहता और हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार में दिमाग में क्लिक करे, है ना, हो सकता है आपको मल्टीपल टाइम्स हीट एंड ट्रायल करना पड़े। तो बेटर है कि ये मेथड भी सीख करें, जहाँ मैं अटक जाऊँगा तो इस मेथड से उसको सॉल्व कर लूँगा। चलिए एक क्वेश्चन और हीट एंड कोएफिशिएंट मेथड से देखते हैं। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज़ माई क्वेश्चन। नाउ आई हैव टू सॉल्व दिस बाय कोएफिशिएंट मेथड। और मैंने आपको बताया है कोएफिशिएंट मेथड में क्या करते हैं, यहाँ पर a ले लेते हैं, कोएफिशिएंट a, इट्स अ b, इट्स अ c, इट्स अ d। चलिए ये हमने कोएफिशिएंट ले लिया, कोएफिशिएंट ले लिया मतलब ये अब बैलेंस्ड हो गया है। ठीक है, तो अगर ये बैलेंस्ड हो गया है तो मैं c को चेक कर लेता हूँ, h को चेक कर लेता हूँ और o को चेक कर लेता हूँ। चलिए c के कितने हैं आप देखोगे, इट्स अ 6a, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, इट्स अ c। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 6 है और यहाँ a, यानी 6a, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, इट्स अ 2d, है ना, इट्स अ 2d। वेल ओके, नाउ कम टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चेक करते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, इट्स अ 2b, है ना, सो आई कैन से इट्स अ 2b। और यहाँ पर जब हम चेक कर रहे हैं तो इट्स अ 2c प्लस इट्स अ d1, दैट इज़ 1d, दैट इज़ आई कैन से d। ये यहाँ इस तरह से आ गया है। ठीक है, चलिए हमें अगला स्टेप में क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 1। a पुट करते हैं, यहाँ जब पुट करते हैं यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 6। चलिए यहाँ पुट करते हैं, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 3। अगेन अब यहाँ पर पुट करते हैं तो ये 2b रहेगा, c की वैल्यू हमने 6 निकाला है ना, तो यहाँ पर हो गया 3, 2 6 12 प्लस 3 15, यहाँ पर क्या आ गया 15। सो 2b इज इक्वल टू 15। तो यार यहाँ से b की वैल्यू क्या आ रही है, 15/12 2 ना। ठीक है, आई होप आपको शो होता होगा। तो ये अब हमारा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, तो कोई इशू नहीं है, मैं फ्रैक्शन रखूँगा, फिर जैसे नीचे क्या है, डेनोमिनेटर में 2 है तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अल्टीमेट जो हमारा इक्वेशन बनेगा, मैं कुछ इस तरह से बना दूँ। चलिए आई होप आपको दिखता होगा। तो अल्टीमेट जो हमारा इक्वेशन बन रहा है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर होने वाला है 1, छोड़ दूँ,
ये प्लस यहाँ हो जाएगा 15/2। सी की वैल्यू क्या आई है 6, इट्स अ 6, और डी की वैल्यू आई है 3, इट्स अ 3। बट प्रॉब्लम क्या है, ये फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। तो जब मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, जब मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ 1 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। यहाँ पर 15/12 था तो यहाँ हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 6 है तो 12 हो जाएगा, और 3 है तो 6 हो जाएगा। तो ये हमारा एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया। तो हमने इस लेक्चर में सीखा कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड कैसे करते हैं। बेसिकली हमने 2 मेथड्स यहाँ सीखा, एक था हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा था कोफिशिएंट मेथड, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया और कुछ कोफिशिएंट मेथड से भी किया, और हमने ये भी देखा कि यार कोफिशिएंट मेथड क्यों बेहतर है, क्यों तगड़ा मेथड है, ठीक है। चलिए आज इसी लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कहीं भी मान लो कुछ भी चेंजिंग हो रहा है तो वहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाउ टू चेक वेदर देयर इज़ अ गिवन, एक कंडीशन है, कुछ चेंजिंग हुआ है तो वो फिजिकल चेंज नहीं है, कैसे पता चलेगा कि वो केमिकल चेंज है ना। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि वहाँ केमिकल रिएक्शन ही हुआ है, क्योंकि कहीं भी कोई चेंजिंग होती है तो ऐसा नहीं है कि हमें इक्वेशंस दिखता है, ऐसा नहीं होता ना। बस हम क्या करते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर क्या चेंजिंग हुआ है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू चेक whether chemical reactions takes place or not. Okay, so अभी तक इस लेक्चर में यही। थैंक यू वेरी मच।